चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पे थे, वंडरवॉल्स इक्वेशन कैसे आइडियल गैस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है एट बॉयल टेम्परेचर। तो ये वंडरवॉल्स इक्वेशन है, राइट। तो वंडरवॉल्स इक्वेशन को हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं, ये इक्वेशंस खोल के। तो ये आ जाएगा पीवी इक्वल टू आर टी माइनस ए बाय वी प्लस बीपी प्लस ए बी बाय वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो ए और बी वैल्यूज हैं, यानी कि वैंडरवाल्स कांस्टेंट है, ये बहुत स्मॉल है, यानी इसकी वैल्यू बहुत कम है। और अगर प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई नहीं हो तो ये माना जाता है कि वी भी बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होगा, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम नहीं होगा। उस केस में हम ए बी बाय वी स्क्वायर जो है इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है इट कैन बी निग्लेक्टेड। और दूसरा, ये जो वैल्यू है a बाय v, ठीक है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर टी बाय पी, राइट। यस, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर टी बाय पी। इस वैल्यू को हम आर टी बाय नॉट a बाय v, एक्चुअली इट इज 1 बाय v। ठीक है, तो इसको हम आर टी बाय पी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए रहेगा। सो a बाय v में हम v को रिप्लेस कर सकते हैं, v कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर टी बाय पी। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है अब ये बन जाएगी पीवी इक्वल टू आर टी माइनस ए वी की 1 बाय वी की जगह पे आप लिखोगे आर टी बाय पी, तो नेचुरली रेसिप्रोकल हो जाएगा, v नीचे है तो आर टी नीचे आएगा, p ऊपर चला गया, तो ए पी बाय आर टी प्लस बीपी। ये वाला फैक्टर हमने निग्लेक्ट कर दिया बिकॉज ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स आर वेरी स्मॉल और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो v जो है इट इज नॉट सो स्मॉल, सो दैट फैक्टर कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है, तो बॉयल टेम्परेचर पे हम T टेम्परेचर को इक्वल टू टीबी लिखेंगे। ठीक है, सपोज एट बॉयल टेम्परेचर T इज इक्वल टू टीबी, राइट। देन A डिवाइडेड बाय आर बी, तो ये फैक्टर जो है a डिवाइडेड बाय आर बी आ जाएगा, यानी कि इसको हमने क्या किया, आर टी प्लस इसमें दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, दैट इज प्रेशर। तो इसमें हमने p को बाहर निकाल लिया, ठीक है, और प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि बीपी का आपने p लिया है, तो p बाहर निकाल दिया, b आप यहां पे लिख रहे हो अंदर ब्रैकेट में, सो b माइनस a बाय आर टी, राइट। तो जब बॉयल टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो T इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, टीबी के बराबर, सो A बाय आर बी। समझ में आया? ठीक है, तो A किसके बराबर आ जाएगा, राइट, सॉरी टीबी किसके बराबर आ जाएगा बॉयल टेम्परेचर, दैट इज A डिवाइडेड बाय आर बी। बॉयल टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू ये होती है जो हमने पीछे निकाली है, राइट। तो नेचुरली अगर हम यहाँ पे इस टेम्परेचर की जगह पे टीबी टेम्परेचर लिखें, यानी कि बॉयल टेम्परेचर लिखें और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी टू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू आर टीबी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ ये स्टेप। इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लिखा, आर टी प्लस इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है p, तो p को हमने बाहर निकाल लिया इंटू बी माइनस ए बाय आर टी। तो जब बॉयल टेम्परेचर होगा तो t को हम टीबी सपोज करते हैं और टीबी की वैल्यू होती है a बाय आर बी, तो यहाँ पे हम t की जगह पे टीबी पुट करेंगे और टीबी की वैल्यू पुट करेंगे a बाय आर बी। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे ये देखिए, सो पीवी इक्वल टू आर टी प्लस पी इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय आर की जगह पे टीबी था और टीबी की जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, यहां पे हम टीबी की वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू क्या है, आर ए बाय आर बी, राइट, यानी कि ए नीचे आएगा, आर बी ऊपर चला गया, तो आर से आर कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया।
ठीक है, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, तो 0 इंटू पी इज 0, तो हमारी इक्वेशन बच गई पीवी इज इक्वल टू आर टी बी, बिकॉज दिस इज बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, सो इस तरीके से बॉयल टेम्परेचर पे जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इट रिड्यूसेस टू इट रिड्यूसेस टू आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू आर टीबी एट बॉयल टेम्परेचर, वेयर टीबी इज बॉयल टेम्परेचर। इसका मतलब है बॉयल टेम्परेचर पे कोई भी गैस जो है इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलूं? यस मैम। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं हर एक टॉपिक के बाद। कैलकुलेट टीबी, टीबी का मतलब है बॉयल टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन एज्यूमिंग दैट इट इज अ वैन डर वाल्स गैस। वैन डर वाल्स गैस मतलब रियल गैस है ना, तो उसके लिए आपको ए और बी कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। तो आपको बॉयल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो नेचुरली आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि बॉयल टेम्परेचर होता है इट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर बी। ए भी दे रखा है आपको, बी भी दे रखा है आपको, आर की वैल्यू आपको खुद पता होना चाहिए। तो जब आप आर की वैल्यू उसमें पुट कर दोगे आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1.36 यूनिट, साथ में आप लिख सकते हो बाद में 0.0318, बी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू आप लेंगे 0.0821, मैं 1 अवॉइड कर रही हूँ 82, राइट। सो टीबी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दीजिए 1.36 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.082 इंटू बी की वैल्यू दैट इज 0.0318। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, now second application of van der Waals equation, second application है in the calculation of second virial coefficient। हम सेकेंड विरियल कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं ओन्स इक्वेशन का, कैमरलिंग्स ओन्स इक्वेशन, जो आपको मैंने इक्वेशंस बताई थी उनमें से उस इक्वेशन, ये है कैमरलिंग ओन्स इक्वेशन। तो ये कैमरलिंग ओन्स इक्वेशन में ये जो सेकेंड विरियल कोफिशिएंट है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट गिवन बाय कैमरलिंग ओन्स इज पीवी इक्वल टू आरटी इंटू 1 प्लस बी बाय वी प्लस सी बाय वी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये जो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट है बी, दिस कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट। It can be obtained by comparing this equation with van der Waals equation। वैन डर वाल्स इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैन डर वाल्स इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम रीराइट कर लेते हैं, इट कैन बी रिटन एज ब्रैकेट्स खोल के पी वी इक्वल टू आर टी प्लस बी पी प्लस ए बी बाय वी स्क्वायर माइनस ए बाय वी। ठीक है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इन इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ v। पहले v रेज टू द पावर 1, फिर v रेज टू द पावर 2, ऐसे। तो इसको जब आपने रीअरेंज करके लिखा pv इक्वल टू आर टी प्लस बीपी, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, माइनस ए बाय वी प्लस ए बी बाय वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ v में है, तो उसी में ऑर्डर में हमें चाहिए। अब इसमें ये जो a और b वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट्स है, दे आर सपोज टू बी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, और नेचुरली अगर प्रेशर ज्यादा हाई नहीं है तो ये ए बाय वी स्क्वायर वाला फैक्टर जो है इट कैन बी निग्लेक्टेड, यानी कि ये वाले फैक्टर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, दिस फैक्टर कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है, और जो फर्दर ये जो p है, वैल्यू ऑफ p, ठीक है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर टी बाय वी। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो p लिखा हुआ है इसको हम आर टी बाय वी में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि पीवी होता है आर टी, तो हम p को लिख लेते हैं आर टी बाय वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे p की जगह हम लिखेंगे आर टी बाय वी। सो दिस इक्वेशन बिकम्स pv इक्वल टू आर टी प्लस b, p की जगह आप लिखोगे आर टी बाय वी माइनस ए बाय वी, और ये वाला फैक्टर हमने निगलेक्ट कर दिया,
तो अब हम इस नेचुरली अब ये इक्वेशन बन गई आपकी, राइट। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे पीवी इक्वल टू आरटी, इस तरीके से लिखेंगे कि ये कंपेयर हो सके हमारी कैमरलिंग-ओन्स इक्वेशन की तरह। तो इस इक्वेशन की तरह हम इसको रीराइट कर रहे हैं। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी बाहर निकाल लिया। जब आरटी बाहर निकाल लोगे तो नेचुरली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1, क्योंकि आपने आरटी यहाँ पे बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर नेचुरली आरटी नहीं बचेगा ना, वहां पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय वी, ये जो डिवीजन में v है 1 बाय वी, क्योंकि ये 1 बाय वी दोनों में आ रहा है तो हमने दोनों में 1 बाय वी जो है उसको कॉमन बाहर निकाल लिया। तो 1 बाय वी इंटू यहां क्या बचा, सिर्फ b, माइनस यहां क्या बचा a, लेकिन RT इसके पास था ही नहीं, लेकिन हमने वो RT बाहर कॉमन निकाला हुआ है तो डिवाइडेड बाय RT, सो b माइनस a बाय RT। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन को यानी कि ये सेकंड इक्वेशन को हम कैमरलिंग-ओन्स की फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे भी देखिए RT प्लस 1 प्लस b बाय v है, यहां पे RT इंटू 1 प्लस 1 बाय v के साथ ये फैक्टर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे b की जगह ये चीज है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू दिस थिंग, b माइनस a बाय RT। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। हमने वैन डर वाल्स इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज करके लिखा कि वो कैमरलिंग-ओन्स की इक्वेशन के जैसी हो जाए। तो जब हमने ऐसा किया तो उसमें ये यहां तक ये वाला फैक्टर नहीं हमने लिया, इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां तक हमारी वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो सिमिलर है, ठीक है। RT प्लस 1 प्लस 1 बाय वी और b की जगह पे यहाँ पे वैन डर वाल्स इक्वेशन में ये चीज है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो बाकी सब कुछ सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन कैमरलिंग-ओन्स में यहाँ पे b है और यहाँ पे ये फैक्टर है। तो b इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस a बाय RT। ये कैपिटल B है सेकेंड विरियल कोफिशिएंट, स्मॉल b है वैन डर वाल्स इक्वेशन, a है वैन डर वाल्स कांस्टेंट, b है वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम कहते हैं। सो ये हमारे पास आ गया सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। सो अगर हमें सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट किसी गैस का कैलकुलेट करना है तो हमें वैन डर वाल्स इक्वेशन ए बी पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए बी और आर की वैल्यू पता है और उस गैस का टेम्परेचर पता है, वी कैन कैलकुलेट द सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट। सो दिस इज second virial coefficient. So naturally वैन डर वाल्स इक्वेशन यूज करके हम सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसके से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, calculate the volume occupied by 1 mole of a slightly imperfect gas at 4.75 atmosphere and 17 degrees. The second virial coefficient of gas is 0.028 liter per mole, ठीक है। वो कहता है कि एक स्लाइटली इम्परफेक्ट मतलब रियल गैस, लेकिन कह रहा है स्लाइटली इम्परफेक्ट, इसका मतलब है वो नियरली आइडियल गैस है, नियरली आइडियल गैस की तरह है, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करना है जब 1 मोल ऑक्यूपाई करे ये गैस एट 4.75 एटमॉस्फेयर और 17 डिग्री। तो वो कहता है सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट निकालो, ठीक है। अब वो स्लाइटली इम्परफेक्ट गैस कह रहा है तो इसका मतलब है इट इज नियरली आइडियल। सो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी दैट कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि आइडियल गैसेस के केस में हम कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एट लार्ज डिस्टेंसेस, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है
तो ये वाला जो फैक्टर है a/v², इट कैन बी निग्लेक्टेड, यानी कि इट कैन बी टेकन एज 0। नेचुरली उस गैस का जो a है उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, वॉल्यूम बहुत लार्ज होगा, तो नेचुरली जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ना के बराबर आएगी, तो इसको हम 0 ले लेते हैं। हेंस a इज इक्वल टू 0, यानी कि a वैल्यू 0 है। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, यानी वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट विल रिड्यूसेस टू दिस। वैन डर वाल्स इक्वेशन ये थी ना बेटा, P प्लस a/v² इंटू v माइनस b इज इक्वल टू RT। तो हम कह रहे हैं कि आइडियल गैस अगर नियरली आइडियल गैस है तो उसमें ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, अगर हम इसको z ले लें, सॉरी z नहीं 0 ले लें, तो ये फैक्टर 0 हो गया। तो 0 होने के बाद ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ठीक है, नाउ सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट क्या होता है, अभी हमने उसका फॉर्मूला निकाला था, b इज इक्वल टू स्मॉल b माइनस a ओवर RT, एंड a की वैल्यू तो 0 है क्योंकि नियरली इम्परफेक्ट गैस है, आइडियल गैस है, उसके लिए a 0 होता है। तो जब आप यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये सारी चीज 0 हो गई ना। a की वैल्यू अगर न्यूमरेटर में 0 पुट करें तो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये सारा चीज 0 हो गई। दैट मीन्स इस गैस के लिए सेकेंड वेरियल कॉफिशिएंट जो है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम जो दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। सो इट इज इक्वल टू स्मॉल b विच इज इक्वल टू 0.028। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? यस मैम। तो नेचुरली हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रेशर। तो हमारे पास अब प्रेशर कैसे हम निकालेंगे, इसको नेचुरली इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सो सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट ऑफ गैस दे रखा है जो कि b के बराबर हमारे पास आ गया। हमारे पास b नहीं दिया था, स्मॉल b नहीं दिया था, ठीक है, तो हमने उसको सेकंड वेरियल कोएफिशिएंट से स्मॉल b को निकाला है और इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे आपको प्रेशर दे रखा है 4.75 इंटू वी आपने निकालना है, स्मॉल b की वैल्यू आपने अभी निकाली है ऊपर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर, दैट इज टी टेम्परेचर कितना दे रखा था 17 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर टी है इट शुड बी इन केल्विन, तो 17 डिग्री प्लस 273, सो इट इज 290 केल्विन। तो वो आपने यहाँ पे पुट किया, राइट, और फिर हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना V आ गया। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। इस तरह के बेटा न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आ सकते हैं। सो न्यूमेरिकल्स ये पूरे जो फिजिकल केमिस्ट्री है हमारी पूरे न्यूमेरिकल्स ही हैं, कोलाइडल स्टेट और लिक्विड स्टेट के चैप्टर को छोड़ के। समझ आ गया इतना? यस मैम। सो तीसरी एप्लीकेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन की तीसरी एप्लीकेशन, पहली थी इन द कैलकुलेशन ऑफ बॉइल टेम्परेचर, दूसरी थी इन द कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट। अब तीसरी एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। तो हम मॉलिक्यूलर डायमीटर यानी कोलिजन डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर या हम उसको कोलिजन डायमीटर भी कह सकते हैं, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब वैन डर वाल्स कांस्टेंट स्मॉल b किसके बराबर होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम, जो कि किसके बराबर है 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, Vm वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, उसका 4 टाइम्स, that is equal to excluded volume या co-volume. That means B is equal to 4 times the actual volume of gas molecule for one molecule, and for n molecules आप इसको n से multiply कर देंगे। ठीक है, so knowing the value of B, अगर हमारे पास ये excluded volume B की वैल्यू पता लग जाए, we can calculate the actual volume of molecule। ठीक है, and जब उसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल पता लग जाएगी, Vm पता लग जाएगा, वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर डायमीटर।
ठीक है, assuming that the molecules are spherical in shape, they are hard spheres, स्फीयर की तरह होते हैं अगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर ये इमेजिन करके चलें तो हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हमें सॉरी बी की वैल्यू अगर हमें पता हो, हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे वीएम यहां से, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल के लिए है तो यहां से, अगर n मॉलिक्यूल्स है तो यहां से, ठीक है। और उससे हम मॉलिक्यूलर डायमीटर सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कोलिजन डायमीटर भी कहते हैं, राइट। अब वो कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, सो इसका न्यूमेरिकल ये देखते हैं। सो वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 4.28 into 10⁻⁻² डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का वैन डर वाल्स कांस्टेंट बी दे रखा है, इतना है। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो वो कहता है इसका मॉलिक्यूलर डायमीटर या कोलिजन डायमीटर सिग्मा कैलकुलेट करो, राइट। सो 1 मोल ऑफ गैस के लिए B जो होता है दैट इज इक्वल टू 4n0 Vm। अब मैं आपको एक चीज ना बड़े यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, ये स्मॉल n यहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आप मोल्स के लिए निकालना चाहते हो तो आप उस फॉर्मूला को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, n0 इज हेयर एवोगैड्रोज नंबर, so B is equal to 4 into Avogadro's number into volume of gas molecule 1 molecule of volume of 1 gas molecule, ठीक है। तो यहां से इस फॉर्मूला से वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैलकुलेट की जा सकती है, इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय 4n0, ठीक है। यहां पे आपको B की वैल्यू दे रखी है, तो यहां B की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.0428 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एवोगैड्रोज नंबर दैट इज 6.022 into 10⁻23। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास B की, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या सॉरी B की नहीं, सॉरी वॉल्यूम आ गया आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स का, दैट इज Vm। सो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब गैस का मॉलिक्यूल जो है वो अगर हम माने कि वो सफियर है, तो वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होता है, कौन बताएगा, लिखा हुआ है 4/3 πr3। हाँ ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 4/3 πr3, वॉल्यूम ऑफ सफियर होता है 4/3 πr3। और अगर हम सपोज करें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सफियर की फॉर्म में है, तो नेचुरली इसका वॉल्यूम जो है 4/3 πr3 होगा, लेकिन r की जगह हम यहाँ पे लेंगे सिग्मा, क्योंकि हमें कोलिजन डायमीटर या मॉलिक्यूलर डायमीटर निकालना है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, राइट। तो r इज रेडियस, हमें रेडियस नहीं चाहिए, हमें सिग्मा चाहिए, तो हम रेडियस r को सिग्मा बाय 2 पुट करेंगे, क्योंकि जो सिग्मा बिकॉज जो सिग्मा यानी डायमीटर होता है दैट इज 2 टाइम्स रेडियस, इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो सिग्मा बाय 2 होल क्यूब, यहां वैल्यू पुट कर ली, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने क्यूब को खोल दिया, तो जब हम खोलेंगे ये सिग्मा क्यूब हो गया, 2 का क्यूब होता है 8 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 रह जाएगा नीचे, ठीक है। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 6, राइट। तो इस फॉर्मूला में हमें सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा क्यूब इज इक्वल टू 6 Vm यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय पाई, बस अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि Vm तो हमने ऊपर निकाला था, तो 6 into द वैल्यू ऑफ Vm डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू दैट इज 3.143 या 22/7 भी लिख सकते हो, सो इट इज इक्वल टू इतना, ये इतने के बराबर आ गया, राइट, ठीक है। ये क्यूब में आया, तो नेचुरली आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, ये आपकी वैल्यू सिग्मा क्यूब की आई है, तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे आपका आंसर ये आएगा। आई होप आप लोगों को क्यूब रूट निकालना आता होगा, हाँ जी।
आता है कि नहीं? ये देखो यहाँ पे 10⁻⁻24 है, ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10⁻⁻8। हाँ जी, पता लगा कि नहीं पता लगा? यस मैम। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे ये आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट, और ये सेंटीमीटर में आएगा। तो जब इसकी वैल्यू आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो कोलिजन डायमीटर या मॉलिक्यूलर डायमीटर है उसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम्स होती है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दो। 10⁻⁸ सेंटीमीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। एक मिनट, मेरी स्लाइड ना फिर हैंग हो गई है, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, मेरी स्लाइड दिख रही है बेटा? मेरे को लग रहा था कि फ्रीज हो गई है। स्लाइड इज विजिबल? यस मैम। ओके, सो ये है वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल फिनोमिना। तो बेटा क्रिटिकल फिनोमिना क्या होता है उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, इनको हम कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको हम? क्रिटिकल कांस्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट। अब देखो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैसेस की कि गैसेस जो होती हैं दे आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। यहाँ पे मैं फिर से एक बात बताना चाहती हूँ कि गैसेस भी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं परमानेंट गैसेस और एक होती हैं टेम्परेरी गैसेस, ठीक है। परमानेंट गैसेस कौन सी होती हैं? परमानेंट गैसेस हम उनको कहते हैं जिनको कि हम जितना मर्जी कंप्रेस कर लें, जितना मर्जी हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर दें, ठीक है, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा बट इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड। उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते सिंपली बाय कंप्रेसिंग, सिंपली बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। उनको लिक्विफाई करने के लिए हमें उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसी गैसेस जो सिंपली प्रेशर इंक्रीज करने पर लिक्विफाई नहीं होती उनको हम कहते हैं परमानेंट गैसेस, ठीक है। और ऐसी गैसेस जिनको हम कंप्रेस करें और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो ऐसी गैसेस को हम कहते हैं टेम्परेरी गैसेस। क्या कहते हैं हम? टेम्परेरी गैसेस, ठीक है। सो टेम्परेरी गैसेस में जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, टेम्परेरी गैसेस की एग्जांपल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये टेम्परेरी गैसेस हैं। परमानेंट गैसेस की एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिनका जो ये था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z दैट इज ग्रेटर देन 1। सो ये इजीली कंप्रेस नहीं हो सकती, ये इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकती, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो और दूसरा ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर एक गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से ऊपर वो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। आई होप आई एम क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम।
बेटा देखो, दो तरह की गैसेस होती हैं, सिंपल सी बात है। दो तरह की गैसेस होती हैं, एक होती है परमानेंट गैस, एक होती है टेम्परेरी गैस। परमानेंट गैसेस कौन सी हैं? अब पहली बात तो ये समझने की कोशिश करो कि गैसेस जो है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होती हैं। गैसेस लिक्विड में तब कन्वर्ट होती हैं जब हम उनको कंप्रेस करते हैं। गैसेस क्या हैं? जिनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। जब आप उनके मॉलिक्यूल्स को पास लाओगे, यानी कि उनका प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम करोगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ज्यादा उनको पास में लाओगे तो लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको आप जितना मर्जी कंप्रेस करो, जितना मर्जी उसका प्रेशर बढ़ाओ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, वो लिक्विफाई नहीं होती, ठीक है। लेकिन कुछ गैसेस हैं वो सिंपली आप उनका प्रेशर इंक्रीज कर दीजिए, आप उनको कंप्रेस करिए एट रूम टेम्परेचर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, दे गेट लिक्विफाइड, तो उनको हम कहते हैं टेम्परेरी गैसेस। परमानेंट गैसेस के एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनको आप जितना मर्जी कंप्रेस करो ये लिक्विफाई नहीं होती अनटिल और अनलेस आप उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करो। समझ में आया? तो वो रूम टेम्परेचर पे नहीं कंप्रेस होती, लेकिन आप उनका टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हो एट वेरी लो टेम्परेचर, दे गेट लिक्विफाइड, ठीक है। तो हर एक गैस का ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर से ऊपर वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, उस टेम्परेचर से नीचे वो गैस लिक्विफाई हो सकती है। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने पेन ही पुट्ठा पकड़ा हुआ है मेरे को, तभी मैं सोच रही थी मेरा चल क्यों नहीं रहा। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ, फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिटिकल टेम्परेचर इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको कहें 304.2 केल्विन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है वो 31.1 डिग्री सेल्सियस है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर कितना होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज रूम टेम्परेचर? कितना होता है रूम टेम्परेचर? जल्दी। हाँ जी, पता है किसी को रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? कोमल? मैम 28 डिग्री सेल्सियस। मैं श्योर नहीं हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी आपको अगर पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नोट डाउन कर लो। कभी भी आपको कहा जाए, मैम 22 नहीं है? हाँ? नो, मैम 22 नहीं है? नहीं जी नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर ओके मैम। 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 278 केल्विन, नहीं 298 केल्विन। ठीक बोल रही हूँ भाई मैं? फिर कोई कंफ्यूजन हो गई। 25 डिग्री सेल्सियस बेटा रूम टेम्परेचर। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये कितना हो गया? हाँ, 298 केल्विन, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, देखो रूम टेम्परेचर से भी ऊपर लिक्विफाई हो सकती है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 31.1 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं सिंपली बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। हाँ, लेकिन 31.5 डिग्री के ऊपर, इससे अगर अबव हो जाएगा टेम्परेचर, तो ये लिक्विफाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और नेचुरली
उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस गैस का जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, जिसको हम लिखेंगे पीसी। पीसी इज क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर है 72.9 एटमॉस्फेयर, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर इतना होता है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर इतना होता है, ठीक है। और इन दोनों को कॉरस्पॉन्ड करता वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल वॉल्यूम, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर इतने और इतने क्रिटिकल प्रेशर पे उसका क्रिटिकल वॉल्यूम है 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। आई होप आपको क्रिटिकल कांस्टेंट्स की मतलब समझ में आया है। हाँ जी, जल्दी। यस मैम। ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट करती हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी, उस टेम्परेचर से नीचे वो गैस लिक्विफाई हो सकती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस क्रिटिकल